0.4 एरिया एंड कर्व लेंथ। ठीक है, मान लिया हमें एरिया लिखना होगा इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो कर्व होगा वो अननोन होगा और कुछ उसने क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन कर रखा होगा कि इतना एरिया इसके बराबर है, तो फिर कर्व बताओ, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ वेरिएबिलिटी होगी अगर हमें जनरल प्रॉपर्टी बतानी है तो इसलिए हमने क्या लिया है कि x हो गया, मान लिया a से लेके x तक का एरिया कुछ x के टर्म्स में या y के टर्म्स में कुछ बता रखा होगा, बट ये वाला जो एरिया है, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x दैट विल बी a से लेके x तक y dx। ये ठीक है, और एरिया निकालने के लिए मॉड y लगाएंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें कोई स्पेशलिटी तो है नहीं, एरिया तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में होगा क्या, वैसे उसने कुछ ऐसे बोला होगा कि मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट हमने ए ले लिया, एक्स उसके आगे ले लिया, फिर वो बोले कि वो कर्व बताओ जिसके लिए ये जो एरिया दैट इज ऑलवेज एक्स इन टू वाई, मतलब जो भी ये वाला पॉइंट पी है इसी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट है हमेशा ये एरिया। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक्स इन टू वाई लिखा जाएगा, तो एक इक्वेशन आ जाएगा। और जैसा हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि जब तक हमें फंक्शन नहीं पता तब तक इंटीग्रेशन इज रूल्ड आउट, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर वहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया a डैश एक्स, तो काम की बात ये है अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, फिर अंदर हमने x रख दिया। अब x कहाँ रख दिया, तो बेसिकली ये बताने का पर्पज़ ही ये है कि बच्चे क्या करते हैं y की जगह x रख दिया, y की जगह x थोड़ा रख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह x रखते हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो x ही है, तो x की जगह x रखेंगे। मतलब इसको हम विजुलाइज ऐसे कर सकते हैं कि y की जगह मैंने लिख लिया fx में फिर हमने x की जगह x रख दिया, तो fx का fx ही रहेगा, मतलब वो y का y ही रहेगा, तो इट विल रिमेन मॉड y, ऐसे ही। ठीक है, यही बताने के लिए ये एग्जांपल लिया। ये तो एक चीज हो गया, एरिया हो गया। अगर मान लिया हमें ये a हो गया, फिर ये एक वेरिएबल पॉइंट p हो गया विच इज x। अगर मान लिया हमें कर्व लेंथ निकालना है a से लेके b तक, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल इंटरवल ले लिया dl। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब लगभग 0 के बराबर। अब अगर ये डिफरेंशियल है, ये लगभग 0 के बराबर है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की तरह। वैसे तो कर्व्ड है बट हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अब ये मान लिया dx है और ये मान लिया dy है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि dl का स्क्वायर इज इक्वल टू dx प्लस dy। ठीक है, तो यहाँ से dl हो गया रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व लेंथ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम a टू b। मतलब ऐसे जितने भी इंटरवल्स आए, ऐसे जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स आए, उन सबको जोड़ लिया। अब देखो डिस्क्रीट समेशन होता है, ठीक है, तो हम सिग्मा लगाते हैं। कॉन्टीन्यूस समेशन है कि ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है x, उसके रिस्पेक्ट में सम करना है, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। सो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ a टू b, और इसकी जगह आ जाएगा dx का स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मान लिया ये जो आर्क लेंथ है वो l है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो मतलब ए बी का आर्क लेंथ बराबर l एज ए फंक्शन ऑफ x हो जाएगा इसके बराबर। अब इसमें देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि dy को आई कैन राइट डाउन dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स,
तो ये हो जाएगा वाई डैश इंटू डी एक्स। तो डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर हमने डी एक्स बाहर निकाला है तो उसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ए से बी तक जाते समय लिमिट्स भी एक्स की आ जाएंगी, ए से लेके एक्स तक। ये ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व लेंथ। ये ठीक, कर्व का जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। देयर विल बी, मतलब दिस विल बी हार्डली यूज, ये ऑलमोस्ट कभी भी यूज होगा नहीं, तो ऐसे बोल देंगे। और जस्ट लाइक एरिया वाले की तरह अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़े डी डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए का डेरिवेटिव 0, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 रूट ओवर 1 प्लस, यहाँ पे अंदर x सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्वेश्चन फिर वही उठेगा, किसकी जगह x सब्स्टिट्यूट करना है। तो आंसर इज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह x सब्स्टिट्यूट करना है, एंड इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज x। तो y डैश को अगेन वी कैन विजुलाइज एज f डैश x। ये ठीक, f डैश x की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। और f डैश x में x की जगह x रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, f डैश x ही लिखा रहेगा। f डैश x ही लिखा रहेगा मतलब y डैश ही लिखा रहेगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब किस तरह का क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन 1, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स passes through origin and lies in first quadrant such that if P is any point on it, then area of curvilinear triangle OPQ will be equals to the product of x and y coordinates of P given Q is foot of perpendicular from P to x-axis. Then find y is equals to fx। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला कि एक कर्व है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड ओरिजिन से पास कर रहा होगा कुछ ऐसे कर्व, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कोई भी पॉइंट लिया P, वहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Q। तो उसने बोला कि ये कर्वी लीनियर ट्राइंगल, कर्वी लीनियर ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ट्राइंगल में तो तीनों साइड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसमें कर्व्स हो सकता है कोई भी कर्व। तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये ठीक है, बाई चांस लाइन आ गई वो अलग बात है, बट इस ट्राइंगल को कर्वीलिनियर ट्राइंगल बोला है। तो इसका जो एरिया है, ये ठीक है, ये जो एरिया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ये मान लिया एक्स कॉमा वाई है, दिस इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एरिया हो गया 0 से लेके एक्स तक वाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, केवल y, ठीक है। अभी बताया था हमने y इज नथिंग बट एफ एक्स, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करके x को एफ एक्स के बराबर कर लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y प्लस
एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसका ट्वाइस, तो ये 2xy कर देते हैं, तो 2xy करने से ये 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस वाई, या फिर ठीक है माइनस वाई इज इक्वल टू 2x dy बाई dx। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं dx अपॉन एक्स माइनस के साथ और 2 dy अपॉन वाई। ठीक है, कर लिया इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ से आ जाएगा ln x माइनस के साथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ से ln y प्लस c, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो सारे टर्म्स को अगर एक तरफ ले जाएं तो ये इधर चला जाएगा, तो ln y स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन, ट्वाइस की बजाय क्या करते हैं 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये ठीक है, एक बार और चेंज, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कर्व आएगा नहीं सही से, तो ये तो क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसलिए उल्टे सीधे आ रहे हैं। तो ये 1/3 हो गया, चलो ये 1/3, आई होप दिस टाइम इट इज करेक्ट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, सही है, और x एज इट इज़, हाँ, तो ये हो जाएगा 3y में से y गया 2y इज इक्वल्स टू x dy बाई dx। तो दिस विल बी 2 dx अपॉन x बराबर dy अपॉन y, ये हो गया। दिस विल गिव यू 2 ln x बराबर ln y प्लस c, तो यह आ जाएगा ln x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln y इंटू ए, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और हटा दिया इसको, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू वाई। ये भी क्वेश्चन बना नहीं सही से, क्यों नहीं बना इसमें, अब ये अगर ओरिजिन से पास करेगा तो 0 0 इसमें सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, 0 0 अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो बेसिकली यही कब आएगा, बन गया, ठीक ही है क्वेश्चन। 0 0 तो एनीवे सेटिस्फाई कर ही रहा है, इसमें ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कर्व के लिए अगर हम ये एरिया निकालेंगे तो हमेशा वो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, दिस इज परफेक्टली फाइन। बस ये है कि ए डिटर्मिनेबल नहीं आया, ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस आ गए, ए की जगह हम कुछ भी रखते चले जाएं तो कर्व आते ही चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा है। अगर हम ये बोलते कि कर्व पासिस थ्रू 1, 1 तो फिर ए का वैल्यू 1 आ जाता, तो अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता तो फिर कर्व ये फिक्स हो जाता। अभी तो इनफाइनाइट आंसर्स हैं।
0.5 is सब्सटीट्यूशन। ये जो सब्सटीट्यूशन है, दिस इज मोर और लेस लाइक व्हाट वी हैव डन इन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में तो क्या था, एक ही इंटीग्रल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है, बट लॉजिक वही है। इंटीग्रेशन में हम ये बोलते थे कि अगर एफ और एफ डैश का पेयर अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम एफ को टी रख सकते हैं, तो एफ डैश डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन जो है वो हो सकता है हमें जल्दी चमक जाए कि कैसे करना है इसके आगे। सेम चीज़ यहाँ पे पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है और मान लिया उसमें y का टर्म बार बार साइन y के टर्म्स में आ रहा है, साइन y साइन y साइन y ऐसे लिखा है। तो फिर हमने क्या चेक किया कि क्या dy के साथ cos y लिखा है जो साइन y का डेरिवेटिव है। अगर आंसर इज हाँ कि dy के साथ एक cos y बन जाएगा, तो dy के साथ cos y बनाने के बाद बचे हुए पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी y आ रहा है, क्या वो साइन y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइन y के अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए e रेज़्ड पावर y आ गया। जो भी टर्म आ रहा है सब साइन y के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है। अगर आंसर इज हाँ, तो फिर व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट साइन y बराबर कैपिटल Y। तो उससे क्या होगा कि जो हमें कम्बरसम और बड़ा डरावना सा डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा होगा वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा तुरंत। और जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें cos y dy तो d कैपिटल Y हो जाएगा और साइन y की जगह हर जगह कैपिटल Y लिखा होगा। तो वो जो नया इक्वेशन आएगा वो शायद देखने में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, तो हमें जल्दी क्लिक करेगा कि इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे है। तो इफ f dash x is present with dx and in rest of the expression terms of x can be written in terms of fx, then substitute fx बराबर कैपिटल X, दिस विल गिव यू dfx बराबर d कैपिटल X। तो ये हो जाएगा f डैश x dx। तो अगर f डैश x dx के साथ प्रेजेंट है तो वो सीधा सीधा d कैपिटल X बन जाएगा। इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाइड। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें बेसिकली दो वेरिएबल होगा इन जनरल, x एंड y, x और t कुछ भी हो सकता है वैसे दो वेरिएबल। तो ये तो हमने x के ऊपर बोला है, y के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, उसमें कोई भी अलग बात नहीं है। ये ठीक है, डिट्टो सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड ऑन y एज वेल। तो अगर y पे हो रहा है तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1। मतलब ऐसे करते हैं ई रेज़्ड टू पावर 2y प्लस ई रेज़्ड टू पावर y ये भी अभी सही नहीं बना।
ठीक है, चलो अभी आगे सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे इसको। तो अभी तो सब्स्टिट्यूशन में बस इस बात का ध्यान रखा कि अगर सारा कुछ fx के टर्म्स में आ रहा है तो हम fx को कैपिटल X रख सकते हैं, और प्रोवाइडेड f डैश x इज प्रेजेंट और कैन बी क्रिएटेड अलॉन्ग विद dx। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी तो बेसिकली अभी जो भी इक्वेशन लिखेंगे उसमें सॉल्व करना भी तो आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन तो आई कैन राइट एनीथिंग, बट देन वी शुड नो हाउ टू सॉल्व इट ऑल्सो। ठीक है, तो अब क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें फर्स्ट मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, ये ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे VS। वेरिएबल सेपरेबल में मतलब ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मतलब जो भी दो वेरिएबल में जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है, मान लिया x और y में, तो अगर हम dx और dy को दो पार्ट में तोड़ पाएँ, एक तरफ dx ले जाएं, एक तरफ dy ले जाएं, और dy के साथ सारे y वाले टर्म्स आ जाएं, dx के साथ सारे x वाले टर्म्स आ जाएं, तो देन इट विल बी ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको ब्रेक कर दिया, अलग कर दिया, इंटीग्रेट कर लिया। अल्टीमेटली इसके आगे के भी जितने फॉर्म्स होंगे उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रोसीजर लगा के वेरिएबल सेपरेट हो जाए। सीधा सीधा सेपरेट नहीं हो रहा है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के या फिर कोई और मेथड लगा के हम उसको रिड्यूस कर लें वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, और वहाँ सेपरेट हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफ differential equation can be expressed in the form of fx dx is equals to gy dy, then it is of the type variable separable, and to solve separate the variable and then integrate। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करना इज़ वेरी सिंपल। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इस वाले केस में वेरिएबल सेपरेट किया और सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 2y। सेकेंड आ गया dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस +1। तो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, दिस इज ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर -2y। इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 2y डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x डी एक्स। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू पावर 2y अपॉन 2 बराबर ई रेज टू पावर x प्लस सी। तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें क्या है सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स बराबर ये हो गया ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। तो फैक्टराइज हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पहली बार देखने में तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ मिला जुला लिखा हुआ है, एक्स और वाई आपस में लिखे हुए हैं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे।
हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो समझ में आएगा ये फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर सेपरेट हो जाएगा। तो इट विल बी dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेसिकली शुरू में तो आई एम इंटीग्रेटिंग कपल ऑफ क्वेश्चंस, बट आफ्टरवर्ड्स दीज आर सिंपल इंटीग्रेशन विच यू कैन डू योरसेल्फ। इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यूल गेट tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड पे 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c, ये आएगा। ये दो क्वेश्चन है। और देख लिया अभी। थर्ड क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2y प्लस साइन एक्स प्लस 2y। सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से तो x और 2y लिखा हुआ है तो दिखेगा कि कन्वर्ट होगा नहीं, बट अगेन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो, चाहे दोनों को इंडिविजुअली ओपन कर लो। तो इसमें जो एक टर्म आएगा साइन ए कॉस वाई, फिर माइनस कॉस ए साइन वाई, दूसरे वाले में आएगा साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई, तो उसमें एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स, कॉस में डिफरेंस बाई 2 तो 2y, ये हो गया। अब ये इसमें तो x अलग हो गया y अलग हो गया, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो अगेन दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, तो dy अपॉन कॉस 2y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स। सो दिस इज sec 2y इंटू डी वाई बराबर 2 sin x dx। अब इंटीग्रेट किया तो sec का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec प्लस 10, ठीक है। बस y की जगह 2y लिखा है तो हाफ आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस 2 cos x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है, तो अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल। व्हाट वी कैन सी कि राइट हैंड साइड से y कॉमन ले सकते हैं, फिर सेपरेट कर दिया dy अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स, किया इंटीग्रेट। प्लस सी, यही आंसर हो गया। हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में वी वर डूइंग सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमारा फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल।
अब इसी के अंदर सेकंड हम बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर दें तो फिर वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। और जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने dy बाई डी एक्स को अगर एक तरफ किया तो दूसरी तरफ एक्स और वाई का एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, और वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सब जगह सेम ही होगा। मतलब अगर एक्स और वाई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है मान लिया वो 2x प्लस 3y है, तो हर जगह जहां पे भी एक्स और वाई प्रेजेंट होगा वो 2x प्लस 3y के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे कि ax प्लस बी वाई बराबर t। तो ये मतलब बेसिकली हम क्या करें, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। हम एक नया वेरिएबल लेके आने t, और जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको x और t में रखेंगे, y को बेसिकली हम सब्स्टिट्यूट करें। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं d dx, तो a प्लस बी टाइम्स dy बाई डी एक्स बराबर dt अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, उसको यहां पे रख दिया तो हो गया a प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, बट ए एक्स प्लस बी वाई तो t है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ t डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। नाउ इसको आई कैन राइट डाउन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए प्लस बी टाइम्स एफ टी। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, dy बाई डी एक्स एक तरफ किया, दूसरी तरफ एक्स और वाई का सेम लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स प्लस टू वाई भी आ जाए और दूसरी जगह 3x प्लस टू वाई आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का वो एग्जैक्टली सेम ही रहना चाहिए हर जगह, देन ओनली दिस मेथड विल वर्क। तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, सॉल्व dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई का जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है वो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, हमने एक्स प्लस वाई को टी रख दिया। 1 प्लस dy बाई डी एक्स विल बिकम dt अपॉन डी एक्स। दिस विल इम्प्लाई 1 प्लस dy बाई डी एक्स हो गया ये एक्सप्रेशन, एंड ये एक्सप्रेशन हो गया साइन टी प्लस कॉस टी प्लस 3 बराबर dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई की जगह t रख दिया तो यहाँ t रख दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर दिया, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। अब ये बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया जो हमें आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा, x बराबर राइट हैंड साइड पे डी टी अपॉन 4 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। तो जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में टाइप्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, ये टाइप 2 या टाइप 3 में होगा, जिसमें साइन और कॉस का अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो हम इसमें tan t बाई 2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू डी टी अपॉन 4 प्लस 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। अब इसके आगे यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ। tan t बाई 2 को z रख दिया, मैंने नया सब्सटीट्यूट कर दिया वेरिएबल z। ये 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 ऊपर आके sec स्क्वायर बन जाएगा। tan t बाई 2 को z रखेंगे तो ऊपर f डैश अवेलेबल होगा, और इस सब्सटीट्यूशन के बाद ये जो क्वेश्चन है वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके आगे इट कैन बी इंटीग्रेटेड ईजिली।
ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया वो एक वेरिएबल सेपरेबल था, दूसरा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि एक सब्स्टिट्यूशन किया और वो फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बन गया। फाइंड द कर्व passing through 0, -2 such that slope of tangent at any point is equal to the ordinate augmented by 3। Question 6, find the curve for which intercepted portion of tangent between axis is intercepted portion of tangent at any point between axis is bisected by the point itself। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। सोल्यूशन 2 दैट विल बी ln dy बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। लॉग हटाया तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ई रेस्ट पर ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये तो ऐसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, बहुत ईजी है। ई रेस्ट पर ए एक्स, ई रेस्ट पर बी वाई, तो दिस इज ई रेस्ट पर माइनस बी वाई डी वाई। इसको तो धर ले गए, डी एक्स को इधर ले आए, ई रेस्ट पर ए एक्स डी एक्स। आगे इंटीग्रेट कर लो तो ई रेस्ट पर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी बराबर ई रेस्ट पर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही एफ एफ डैश वाली चीज़ होगी। वाई स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2y आएगा, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2y किया। अब 2y जो है वो तो dy के साथ छोड़ दिया, एफ डैश जो है वो dy के साथ छोड़ दिया और इसको x मान के इंटीग्रेट कर दिया, तो ln इज इक्वल टू c। तो हाफ हाफ को उधर ले गए, c में मिला दिया। c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2c को वापस c बोल दिया। फिर इन दोनों लॉग को मिला दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर के, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 विच इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स माइनस वाई को ऐसे लिख दिया अपॉन ई रेस्ट पर वाई। दिस विल बी ई रेस्ट पर वाई डी वाई ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया, इसको इंटीग्रेट किया
तो ई रेज टू पावर वाई बराबर ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। बस यही आंसर हो गया। तो सिंपली तीनों क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन सिंपल वेरिएबल सेपरेबल थे, सभी में वेरिएबल सेपरेट हो गया। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड अ कर्व पासिंग थ्रू 0, -2 सच दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो क्वेश्चन 5 में स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मतलब dy बाई डी एक्स, किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, ऑगमेंटेड बाई 3, ऑगमेंटेड मतलब बढ़ाना, बाई 3। ये हो गया, वेरी सिंपल। दिखने में लैंग्वेज भले ही तुम्हें डरावनी लग रही हो, एक लाइन का क्वेश्चन है। दिस इज dy अपॉन वाई प्लस 3 बराबर dx, इंटीग्रेट करेंगे तो ln y प्लस 3 बराबर x प्लस सी, या फिर y प्लस 3 बराबर ई रेज टू पावर x प्लस सी। इसको k इंटू ई रेज टू पावर x भी लिख सकते हैं। तो y प्लस 3 बराबर k इंटू ई रेज टू पावर x। ये हो गया आंसर। ठीक है, देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कर्व फॉर विच इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन एक्सिस, मतलब ये मान लिया एक्सिस है, ये कोई कर्व है। ठीक है, दिस पॉइंट P इज से x, y, और ये मान लिया A है, ये B है। तो फाइंड द कर्व फॉर विच इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन एक्सिस, मतलब AB की बात कर रहे हैं, इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट इटसेल्फ। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है वही इसका मिडिल पॉइंट है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो हमने कल भी लिखा था नेक्स्ट पिछले क्लास में। ये ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल x माइनस एक्स। तो अगर हम a का कोऑर्डिनेट्स निकालें तो यहाँ y को 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई डैश कॉमा 0। b का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और यहाँ x को 0 कर दिया, तो हो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश। ठीक है, तो गिवन क्या है, p इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो उससे आ जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ p या x कोऑर्डिनेट, किसी भी एक के ऊपर लगा सकते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट हो गया तो y कोऑर्डिनेट अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ b बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ a ये हो गया x माइनस वाई अपॉन वाई डैश, प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ b 0 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2x बराबर x माइनस वाई अपॉन वाई डैश, या x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई डैश। तो वाई डैश को उधर ले गए तो आ जाएगा dy अपॉन वाई बराबर माइनस dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा ln y बराबर माइनस ln x प्लस सी, और यूल गेट एक्स वाई बराबर k। इसको उधर ले आए, ln x प्लस ln y को ln xy लिख लिया, लॉग हटा दिया, e रेज़ टू पावर c को k लिख दिया। ये हो गया हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन 7, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1 प्लस 10 y माइनस एक्स। माने ये क्वेश्चन है। देखो एक तो इस क्वेश्चन को देख के हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो y माइनस एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया सिंप्लीफाई करने के लिए। और इफ वी आर एबल टू ऑब्जर्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे 1 को इधर ले आए, ऐसे हो गया। अब ये dy बाई डी एक्स है, 1 को लिख सकते हैं dx अपॉन dx, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इज इक्वल टू 10 y माइनस एक्स। तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y माइनस एक्स बराबर 10 y माइनस एक्स। तो अब बेसिकली दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया, एक y माइनस एक्स हो गया। तो ऐसी वेरिएबल सेपरेबल है, तो मतलब ये हो गया cot y माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स बराबर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो ln साइन y माइनस एक्स बराबर x प्लस सी। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगर ये नहीं भी क्लिक करता है तो कोई बात नहीं, हम y माइनस एक्स को अगर t रख के आगे प्रोसीड कर जाएं तो भी आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग, सॉरी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला टाइप था हमारा वेरिएबल सेपरेबल, फिर दूसरा टाइप था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं था क्वेश्चन, हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया और उसके बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। तो उसी में अब थर्ड टाइप बोल दिया, चलो दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा, फॉर्मेट ये होगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ किया, बाकी सबको दूसरी तरफ किया। दूसरी तरफ अगर हम y बाई एक्स का फंक्शन बना पाए, मतलब x और y का जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको हम डिवाइड करके या किसी भी फॉर्म में जितना भी x और y है, ये ठीक है, अगर वो y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए, दिस इज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो फिर ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अच्छा, जैसा हमने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह की चीज़ होगी, इंटीग्रेशन जैसी चीज़ है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें अगर इंटीग्रेशन के लिए दे रखा है तो व्हाट वी डू, सबसे पहले हम उसमें मेंटली ये कोशिश करते हैं पहचानने का कि ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो नहीं लग रहा है, एफ एफ डैश का पेयर तो नहीं है, अगर एफ एफ डैश का पेयर है तो शायद सब्स्टिट्यूशन लग जाए, बाई पार्ट्स लग जाए, इस तरह की चीज़ें हम एक एक चीज़ ट्राई करते हैं। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम पहले ये देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, इसके आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आएगा। अच्छा, जेई के सिलेबस में आई हैव सेड कि केवल फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाले ही क्वेश्चन आएंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो फेयरली सिंपल आएंगे।
ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऐसा सिलेबस में नहीं है, बट सीधा सीधा क्वेश्चन तो हम बना ही सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ d2y/dx2 बराबर x, अब इसको करते रहो, लगातार इंटीग्रेट होता जाएगा आराम से। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन कम, वो इंटीग्रेशन की तरफ से ज़्यादा हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने सिलेबस में या क्वेश्चन में। अच्छा, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। मान लिया वो नहीं, हमें पता लगा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ सॉल्व किया 2-3 पेज जाके बाद हमें पता लगा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ये तो अगर तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन ही दिख जाएगा सीधा सीधा विदाउट पेन चलाए कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। फिर दूसरा ट्राई करेंगे कि राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम dy/dx ले जाएं तो राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन है, जो भी x और y का एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या सेम लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y इन्वॉल्व है। अगर आंसर इज हाँ कि सेम ही एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है x और y का, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल बी रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर वो भी नहीं है तो फिर थर्ड क्वेश्चन उठेगा कि होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस में हमने क्या बोला, कैसे पहचानेंगे, dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सब राइट हैंड साइड पे। अब जो राइट हैंड साइड पे आया उसमें हम देखेंगे क्या सारे x और y को हम y/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद y/x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ना x फालतू बचना चाहिए ना y फालतू बचना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, अगर हमारी पहचान में आ गया, तो फिर एक सेट प्रोसीजर है, बस वही फॉलो करेंगे, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कैसे इंटीग्रेशन होगा। एंड वो सेट प्रोसीजर क्या है ये, ठीक है, टू सॉल्व क्या करेंगे, पुट y/x बराबर t, ठीक है, या फिर y बराबर xt, तो dy/dx बेसिकली हो जाएगा t प्लस x इंटू dt/dx। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने पहले बोला था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में, यहाँ पे भी हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या हो रहा है, इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और y में दे रखा है, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम x और t के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब y एलिमिनेट कर रहे हैं विद दिस सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन से क्या फायदा होगा, फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो x और t में आएगा। तो x वाले टर्म जो है वो dx के साथ चला जाएगा, t वाला टर्म dt के साथ अपने आप आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये आ गया, अब dy/dx किसके बराबर है, f ऑफ y/x के बराबर, तो इसकी जगह हमने रख दिया f ऑफ y/x। y/x किसके बराबर है, t के बराबर, तो t इज इक्वल टू t प्लस x इंटू dt/dx। इस t को उधर ले जाएं तो ये हो गया ft माइनस t बराबर x इंटू dt/dx। तो हो गया dx/x बराबर dt/ft माइनस t। ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। x का टर्म जो है वो dx के साथ है और जो t वाले टर्म है वो dt के साथ है, इसके आगे इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से हम क्या करेंगे, बार बार इतना रिपीट नहीं करेंगे। सही है, इस क्वेश्चन में मतलब इस फॉर्म में, जो इस फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट हुआ है, एक तो ऑफकोर्स ये याद रखना है कि y/x को t रखना है तभी यहां तक पहुंचे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधा यहां से यहां पे कट मारेंगे, ये सब छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन डिपेंडेंट क्या है, क्वेश्चन चेंज होने पे क्या चेंज होगा, dx और x चेंज होगा नहीं, dt चेंज होगा नहीं, t चेंज होगा नहीं, ft चेंज होगा हाँ। ये जो ft है वो डिपेंड करता है कि यहां पे क्या लिखा है। तो अगर हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम सीधा यहां पहुंचेंगे, मतलब वी विल राइट डाउन dx/x बराबर dt/-t, इतना लिख के तैयार रखा अगर होमोजीनियस आइडेंटिफाई हो गया। और यहां पे क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ dy/dx विद y/x रिप्लेस्ड विद t। ठीक है, मतलब dy/dx एक तरफ किया, बाकी सब दूसरी तरफ किया।
और दूसरी तरफ y बाई एक्स की जगह t रख के जो एक्सप्रेशन आया वो लाके हमने यहां पटक दिया, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 2, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर x। क्वेश्चन 3, y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। Question number 4, find the curve for which the sum of the normal and subnormal is proportional to the abscissa, where proportionality constant is k। ये है क्वेश्चन। तो चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2y बाई एक्स माइनस 1 अपॉन वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स माइनस 1। दैट मीन्स ऊपर नीचे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स राइट हैंड साइड वाई बाई एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो फिर ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हमने क्या बोला था, सीधा कहाँ पे आएंगे, डी एक्स अपॉन एक्स लिखा, डी टी अपॉन माइनस टी इतना लिख के तैयार रखा, और इसमें राइट हैंड साइड में वाई बाई एक्स की जगह टी रख के जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। यहाँ से अब इसमें एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स बराबर, ऊपर तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, चलो एक माइनस भी कॉमन निकाल दिया, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब माइनस के साथ माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस टी स्क्वायर तो माइनस कॉमन निकाल दिया,
फिर ये माइनस टी आएगा तो माइनस कॉमन निकाल दिया एंड प्लस 1 डी टी। तो दिखने में खतरनाक लग रहा है, इतना है नहीं। इन दोनों जगह से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 1, तो दिस विल बी माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया dx अपॉन एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसमें एक जोड़ा और एक घटाया तो माइनस 2t प्लस 1। ये तो मैं ऐसे ही इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन dt। अब इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो पहली बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दूसरी वाले में t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ना दिस इज फेयरली सिंपल टू इंटीग्रेट, इसके आगे तुम इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन टू में क्या है कि सबको उधर लेके पहले तो याद आएगा x dy बाई डी एक्स, मतलब इनफैक्ट x से डिवाइड कर लिया तो x से डिवाइड करने में ये चला जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स बराबर 1 अपॉन tan इनवर्स y बाई एक्स हो गया। मतलब dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स y बाई एक्स, ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। 1 अपॉन tan इनवर्स का ऑफकोर्स cot इनवर्स नहीं लिखेंगे, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर मैं इसको ऊपर ले cot इनवर्स लिख दूँ। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने क्या बोला था, कहाँ पे आते हैं, dx अपॉन एक्स dt अपॉन माइनस टी, और इसमें y बाई एक्स के लिए t रख दिया तो ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स t। तो ये t और ये t कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ऊपर चला गया, tan इनवर्स t dt। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, dx अपॉन एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा और इसके अंदर वी कैन अप्लाई बाई पार्ट्स, 1 इंटू ऐसे लेके बाई पार्ट्स लगा दिया, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3 दैट सेज y डैश का स्क्वायर प्लस 2x y डैश माइनस y बराबर 0। तो ये तो बेसिकली y डैश में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया। माइनस 2x प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2a तो 2y, ये हो गया। तो इसमें से ये 2 2 4 4 कैंसिल हो गया, दिस विल बी माइनस एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अगर हम ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दें, सॉरी x से डिवाइड कर दें, तो -1 प्लस माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स, ये बनेगा। ये ऑफ कोर्स होमोजीनियस हो गया, तो होमोजीनियस हो गया तो फिर सीधे वहीं आ गए dx अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन माइनस टी। अच्छा, ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, इसको फाइनल आंसर निकाल लिया हमने। फाइनल आंसर में x और t आएगा,
तो टी की जगह वापस वाई बाई एक्स रखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन तो एक्स और वाई में है ना, तो हमारा आंसर भी एक्स और वाई में आना चाहिए। तो इंटीग्रेट कर करा के जो आंसर आया हमारा एक्स और टी में, उसमें टी की जगह वापस वाई बाई एक्स रखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, दिस एक्सप्रेशन, ये ठीक है, -1 प्लस माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, ये आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स बराबर टी डी टी होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देखो अगेन इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आई एम गोइंग फॉरवर्ड 2-3 स्टेप आगे, और इसमें से और इसमें से तुम ऐसे देखो टी डी टी -1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों को मिला के लिख सकते हैं ऐसे, माइनस कॉमन लेके, प्लस माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज टी डी टी। अगर हम √1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लें, ये वाली चीज़ कॉमन ले लें, तो यहाँ रूट बच जाएगा, तो दिस विल बी माइनस √1 प्लस टी स्क्वायर प्लस -1, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है, √1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पूरा ही आ जाएगा। √1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, टी अपॉन इतना। तो अगर मैं इस पूरे को z बोल दूं, तो ये पूरा dz लिखा है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर ही दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ln x इज इक्वल्स टू, जो रूट वाला है ये, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रल ये हो जाएगा, बस इस माइनस की वजह से एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमने लिख लिया -ln -√1 प्लस टी स्क्वायर प्लस -1, ये ठीक है, मॉड के अंदर प्लस c, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, तो माइनस माइनस मतलब ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ln a प्लस ln b जो है ln a b हो जाएगा। तो इसको अगर एक तरफ लेके आएंगे तो ln के अंदर ऐसे आ जाएगा x मॉड के अंदर, और इसको मॉड के अंदर माइनस हटा सकते हैं, प्लस -1 इज इक्वल्स टू c, ये आ जाएगा, ठीक है। लॉग हटा दिया, राइट हैंड साइड पे ई रेस्ट पर सी आ जाएगा, उसको k बोल दिया, तो आंसर ऐसे आ जाएगा x एंड √1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस -1 बराबर k, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। Integration was interesting, so I solved it completely. Solution 4. Find the curve for which the sum of normal and subnormal. Sum of normal का मतलब क्या है, subnormal तो हमें पता है y y डैश होता है, normal का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो sum of normal मतलब y √1 प्लस y डैश का स्क्वायर एंड सबनॉर्मल वाई वाई डैश इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वेयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज के, तो इज इक्वल टू के एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए इसको उधर ले गए, तो y √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई वाई डैश का मॉड। अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2kx वाई वाई डैश मॉड के अंदर। तो देख लो ये वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा, वाई स्क्वायर, उधर से ले आए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर से मॉड हटा दिया, तो आ जाएगा प्लस माइनस 2kx वाई वाई डैश।
तो अल्टीमेटली वाई डैश कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy प्लस माइनस के साथ। तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाई एक्स माइनस मतलब हाफ बाहर छोड़ दिया के स्क्वायर वाई बाई एक्स। हाँ मतलब इसको ऐसे लिख सकते थे, वाई बाई एक्स का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अप होल डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स। इसके आगे वो सिंपल दिखाई दे रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसी की तरह कर लिया। डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस टी, और इधर कितना आ जाएगा प्लस माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, तो सिंपल है ये, यहाँ पे जाके टी स्क्वायर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में केवल टी स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट बचेगा, न्यूमरेटर में ये वाला टी ऊपर पहुंच जाएगा, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी है, तो सीधा एफ एफ डैश हो गया। सिंपल इंटीग्रेशन, मतलब इसके आगे इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन था जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन की बजाय लैंग्वेज में इसको डिफाइन करके दे रखा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन 5, फाइंड द कर्व for which any ray traveling parallel to x-axis in negative direction passes through origin after reflection from the curve। ठीक है, मतलब इसने ये बोला है कि उस कर्व का इक्वेशन बताओ जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सही है कि अगर कोई भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रे जा रहा है, वो इस कर्व से रिफ्लेक्ट होके, पहले तो टकराया फिर रिफ्लेक्ट होके हमेशा ओरिजिन से पास करता है। तो अगर ऐसा है तो कर्व का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये एक क्या बोलते हैं रे आया, यहाँ पे कर्व से रिफ्लेक्ट हुआ, तो कर्व से रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि ऐसे उसका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो फिर कर्व जो है वो कुछ ऐसे मान लिया हमने, ऐसे कोई कर्व है उससे रिफ्लेक्ट होके फिर ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, और इसको अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, अब जो रे आ रहा है ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, x, y। ठीक है, तो जो नॉर्मल है ये नॉर्मल हो गया, और ये टेंजेंट हो गया। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। उसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे वाली जो लाइंस हैं उनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, नाउ एंगुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो लाइंस के जो एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है।
तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने से क्या हो गया कि अगर एक बाइसेक्टर नॉर्मल है तो दूसरा बाइसेक्टर ऑफ कोर्स टेंजेंट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल है तो ये टेंजेंट भी एंगुलर बाइसेक्टर होगा। किसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, टेंजेंट एंगुलर बाइसेक्टर। अब ये सिंपल है, देखो अगर ये थीटा है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। दैट मीन्स पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप tan थीटा हो गया, मतलब y डैश tan थीटा हो गया यहां से। पहली बात। दूसरी बात, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से 2 थीटा बना रहा है तो यहां पे भी 2 थीटा बनाएगा। ठीक है, तो अगर इसको निकाल के मैं अलग ले जाऊं तो ये ऐसे आ गया, ये पॉइंट P हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 2 थीटा हो गया। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये P हो गया, ये ओरिजिन हो गया, इस लाइन को निकाल के ले गए ऐसे, तो ये y होगा, ये x होगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से tan 2 थीटा विल बी y/x। ठीक है, यहां से बन जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? tan 2 थीटा को लिख लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर y/x। और tan थीटा कितना है? y डैश, तो ये हो गया 2y डैश अपॉन 1 माइनस y डैश का स्क्वायर बराबर y/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा y/x y डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश माइनस y/x बराबर 0। तो ये उसी तरह क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था कि y डैश में एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया। y डैश बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2y/x, तो ये 2 कैंसल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर अपॉन y/x। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके आगे सॉल्व कर लेना अपने आप, इसके आगे तो कुछ बचता नहीं है। मतलब दिस विल बी, अगर हम इंटीग्रेट करें तो dx अपॉन x, मतलब इंटीग्रेट नहीं, इसमें क्या किया है अभी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, एंड dt अपॉन माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया जो इससे पहले हमने किया था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? एक हो गया वेरिएबल सेपरेबल, देन सेकंड थिंग हो गया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल ऐसी सेपरेट हो गए, dx के साथ सारे x वाले टर्म आ गए, dy के साथ सारे y वाले टर्म आ गए, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल में हमने एक तरीका क्या बताया कि अगर dy/dx को एक तरफ करें, बाकी सबको दूसरी तरफ करें, एंड अगर राइट हैंड साइड पे x और y का सेम लीनियर कॉम्बिनेशन बार बार यूज हो रहा हो तो फिर वो उस सेम लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने t के बराबर रख दिया तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा अपने आप। ये सेकंड तरीका हो गया। उसके बाद हमने थर्ड तरीका क्या यूज किया, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या किया कि dy/dx को अगर एक तरफ किया और अगर राइट हैंड साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y/x एज ए फंक्शन ऑफ y/x, तो प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम y/x को t रखेंगे, उससे फिर अपने आप वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। अभी तक हमने ये 3 चीज पढ़ी हैं, तो अब हम चलते हैं फोर्थ पे। एंड फोर्थ क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, dy/dx अपॉन लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2। ठीक है, मतलब वी आर डीलिंग विद dy/dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2।
ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखो अगर C1 C2 मान लिया दोनों जीरो हो जाएं कि राइट हैंड साइड पे केवल x और y वाला टर्म बचे, फिर तो दिस इज वेरी सिंपल, इट विल बिकम सिंपली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर तो उसको सीधा सीधा हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो केस 1, इफ C1 बराबर C2 बराबर 0 देन इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब dy बाई डी एक्स बराबर आ गया a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, C1 C2 को जीरो कर दिया, सो दिस विल बी a1 प्लस b1 y बाई एक्स a2 प्लस b2 y बाई एक्स। ठीक है, अब इसको अगर इंटीग्रेट किया मतलब y बाई एक्स की जगह t रख दिया, तो dx अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन माइनस टी, और यहाँ t रख दिया तो a1 प्लस b1t अपॉन a2 प्लस b2t आ जाएगा, एंड दिस विल बी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में आ जाएगा। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हमने बता रखा है कि जो लीनियर है उससे क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्रिएट किया और फिर सॉल्व कर लिया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अलजेब्रिक इंटीग्रल में दूसरा तीसरा टाइप था ये। ठीक है, ये तो वो वाला केस हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट केस। केस 2, केस 2 में क्या है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो जाए, अगर a1 अपॉन a2 मतलब दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस हो जाए, तो बेसिकली क्या होगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर x प्लस 2y लिखा है तो नीचे भी x प्लस 2y का कोई मल्टीपल लिखा होगा, मतलब 4x प्लस 6y लिखा होगा या 3x प्लस 9y लिखा होगा, इस तरह की चीज लिखा होगा। तो ये तो फिर हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अपने आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, देन इट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो टू सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए कि a1x प्लस b1y को t रख दिया, अपने आप वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। इसका भी देख लिया। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया लिखा है dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 6y प्लस 5, मान लिया ये हो गया, तो x के कोफिशिएंट का रेशो 1/3 हो गया, y के कोफिशिएंट का रेशो 1/3 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, x माइनस 2y को t रख दिया, तो 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 2y को t रखा है, तो dy बाई डी एक्स की जगह ये उठा के रख दिया, तो ये हो जाएगा t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 5 इंटू डी टी बाई डी एक्स, सॉरी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू 3t प्लस 5 अपॉन t माइनस 1 डी टी, ये हो गया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, केस 3 क्या है, केस 3 का हाईली स्पेशल केस है कि अगर बाई चांस ऐसा हो रहा हो, तुम ऐसे देखो कि अगर मान लिया dy बाई डी एक्स ऐसे लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, ये ठीक है। इफ a2 प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0 देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों का सम 0 हो जाए, ये एक दूसरे का नेगेटिव हो जाए, तो फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारे को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्यों वर्क कर रहा है अभी समझ में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स मान लिया लिखा है 3x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 9, मान लिया ये क्वेश्चन है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कि इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए,
तो x प्लस 2y प्लस 9 इंटू डी वाई एंड 3x माइनस वाई प्लस 5 इंटू डी एक्स, मान लिया ऐसे लिखा गया। अब अगर हम एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करें तो देखो 2y डी वाई आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, 9 डी वाई आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, 3x डी एक्स आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, 5 डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रॉब्लम कौन करेगा? x डी वाई और यहाँ से y डी एक्स। x के साथ dy आ गया, इसमें दिक्कत होगी इंटीग्रेट करने पे, और यहाँ y के साथ dy, तो मतलब ये वाला y तो ये टर्म हो गया, ये दिक्कत होगा। जब dx इधर जाएगा तो dx के साथ इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत है। ऐसी जब ये इधर जाएगा तो dy के साथ इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत है। अगर बाई चांस इन दोनों का सम, कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए या कोफिशिएंट एक दूसरे का नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा कि ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म एक तरफ लाके क्लब किया जा सकता है। जैसे ये हो गया x डी वाई, ठीक है, इधर से लेके आए प्लस y डी एक्स, और बाकी सभी टर्म ऐसे लिखे हैं। 2y डी वाई ये हो गया, 9 डी वाई इधर हो गया, 3x डी एक्स इधर ही छोड़ दिया, 5 डी एक्स इधर ही छोड़ दिया। तो इनमें तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन दोनों के कोफिशिएंट का सम 0 है तो ये मिला के डी एक्स वाई लिख सकते हैं। इसको डी एक्स वाई हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई। ये भी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखा था जब हमने बोला था डिफरेंशियल एलिमेंट कितना होता है, तो डी एफ एक्स कितना होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो और साथ में डी लिख दो। तो ऐसे ही प्रोडक्ट रूल से ये आ जाएगा प्लस 2y डी वाई प्लस 9 डी वाई इज इक्वल टू 3x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स, ये आ जाएगा। तो देखो ये बहुत जरूरी है समझना कि dy के साथ ये x आएगा, ये दिक्कत कर रहा है, dx के साथ ये y आएगा, वो दिक्कत कर रहा है। तो इनके कोफिशिएंट का सम 0 होगा तभी वो ऐसे क्लब होगा। ये ठीक है, इसके और इसके कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। 3x को dx से वैसी दिक्कत नहीं थी, ये तो वैसे ही इंटीग्रेट हो जाता। तो कोफिशिएंट केवल यही देखेंगे, मतलब कोफिशिएंट a2 और b1 यही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि b1 में y के साथ dx आएगा, a2 में x के साथ dy है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 प्लस b2 0 हो या ना हो हमारी बला से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी रोल नहीं है, वो वैसे इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9y 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर इसमें जैसे हमने बोला कि बाई चांस इन दोनों का सम 0 हो जाए तो फिर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये तो हमने समझाने के लिए इतना लिया। अगर ये कोफिशिएंट 0 हो जाए तो हम सीधा यहीं से यहाँ लिख सकते हैं आंसर। काफ़ी सिंपल हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ तो हो गई कि अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए या ये आइडेंटिफाई हो जाए या ये आइडेंटिफाई हो जाए तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी ना हो, ठीक है, ठीक है। केस 4 क्या है? इफ इट इज नॉट C1 C2, मतलब केस 1 केस 2 केस 3, देन पुट स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस K सच दैट, मतलब फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, स्मॉल x की जगह रख दिया कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y की जगह रख दिया कैपिटल Y प्लस K, और H और K क्या है? A1H प्लस B1K प्लस C1 0 होना चाहिए और A2H प्लस B2K प्लस C2 0 होना चाहिए। ठीक है, H और K मतलब यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया, वो H और K यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स विल बिकम d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, ये ठीक है, एंड दिस विल बिकम
या चलो लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इसमें सब्सटीट्यूशन किया कि x की जगह x प्लस एच रख दिया, y की जगह y प्लस k रख दिया, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन इस x की जगह x प्लस एच रख दिया, y की जगह y प्लस के। ऐसे ही डिनोमिनेटर में a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। ये ठीक है, सब्सटीट्यूशन से तो ये आ गया और हमने h और k ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए और ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, वही h के सेलेक्ट किया जिसके लिए ये जीरो हो जाए। दिस इज नथिंग बट, अगर तुम्हें समझ में आए, अगर ये जीरो हो गया इज इक्वस टू जीरो इज इक्वस टू जीरो, तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। तो ये तो बेसिकली इसमें आ गया, फॉर्म 1 में आ गया कि कांस्टेंट हमने जीरो बना लिए। इसके कांस्टेंट जीरो बनाने से क्या हो गया कि ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। ये ठीक है, दिस विल बिकम नाउ, मतलब dy बाई डी एक्स विल बिकम a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। दिस विल बिकम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके आगे ये केस 1 की तरह सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया है, अगर तुम्हें समझ में आए, न्यूमरेटर में जो a1x प्लस b1y प्लस c1 है वो बेसिकली एक लाइन है। ये ठीक है, अगर उसको हम जीरो के बराबर करते हैं तो एक लाइन आ गया, ये दूसरी लाइन आ गया। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमने ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। तो एच के जो है वो बेसिकली इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ओरिजिन को वहां हमने शिफ्ट करने से क्या हो गया कि अब जो दोनों लाइन है वो ओरिजिन से पास करने लग गई। ये ठीक है, अगर हमने नए ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया तो ओरिजिन से पास करने लग गई, तो जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। ये ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन तो आगे फिर y बाई एक्स बराबर t रखा है एंड वैसे ही सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज आवर फोर्थ टाइप जिसमें वी डेल्ट विद लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, अच्छा अगर बाई चांस a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो जाए, मतलब जो हमारा केस 2 था वो क्या था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हमने क्या बोला था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो जाए तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, a1x प्लस b1y को t रख दिया। तो ऐसा करने से वेरिएबल अपने आप सेपरेट हो जाएगा। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर वो है तो उस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि हम बेसिकली ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं और कहाँ पे रख रहे हैं, ओरिजिन को ले जाके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो लाइन है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ले जाके रख रहे हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ऐसे h के आएगा ही, यहाँ से एब्सर्ड रिलेशन आ जाएगा कुछ ऐसे करके कि h प्लस 2k बराबर 5 एंड h प्लस 2k बराबर 7, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो a1 अपॉन a2 मतलब जो केस 2 वाला मेथड है वो तो वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, केस 1 वाला जो मेथड है, अगर केस 1 है तो हमें केस 4 की जरूरत ही नहीं है। वो केस 4 में तो बेसिकली ये सब सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको केस 1 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन केस 1 में दे रखा है तो क्या बोलते हैं, उसको हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा सीधा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर केस 3 वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने बोला था कि a2 प्लस b1 जीरो हो जाए, तो वो क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से भी हो रहा हो। ये देखिए, उसमें हो सकता है कि हम सब्स्टिट्यूशन लगा के करें तो भी हो जाए। बट अगर वो केस 3 में फॉल हो रहा है तो वो जल्दी सॉल्व केस 3 की तरह से ही होगा। मतलब अगर a2 प्लस b1 हमने जीरो आइडेंटिफाई कर लिया तो ये करने की बजाय हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर लिया, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें काफ़ी कैलकुलेशन लगेगा। इसमें मतलब जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आंसर आएगा, उसको वापस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y प्लस 7 2x माइनस वाई प्लस 8। दूसरा मान लिया ये क्वेश्चन। सेकंड हो गया dy बाई डी एक्स 3 टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन x माइनस वाई प्लस 3। ये ठीक है, ये हो गया। थर्ड dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y अपॉन x माइनस 3y। फोर्थ मान लिया ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या ये सीधा सीधा होमोजीनियस है? नहीं, कांस्टेंट लिखे हुए हैं। ठीक है। दूसरा दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो भी सही है। तीसरा a2 प्लस b1 भी जीरो नहीं है, तो सारे फेल हो गए। कौन सा हो गया है? केस 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 को सॉल्व किया। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x बराबर 1 y बराबर -2। ये ठीक है, सॉल्व करके देखो 1 -2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा h और k हो गया। तो अब हम x को क्या रखेंगे? कैपिटल x प्लस h, और मतलब कैपिटल x प्लस 1। y को रखेंगे कैपिटल y -2, मतलब कैपिटल y प्लस k लिख लिया, विच इज कैपिटल y -2। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x माइनस वाई माइनस 4, दैट विल बिकम dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y अपॉन 2x माइनस वाई। यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन x, y बाई एक्स को t रखा तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, इज इक्वल्स टू dt अपॉन 1 प्लस 2t अपॉन 2 माइनस t माइनस t। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। एच के की वैल्यू बेसिकली हमें आगे चाहिए होगा जब हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में, फिर उसको वापस कन्वर्ट करेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में, तब चाहिए होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन x माइनस वाई प्लस 3। सही है, ये आ गया। अब इस वाले केस में a2 प्लस b1 जीरो है, एपरेंटली लग तो रहा है जीरो है, बट वो जीरो है नहीं, क्योंकि ये भी तो 3 है ना। इसको उधर ले जाओ। जब a2 प्लस b1 हमने जीरो बोला था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए। तो इट विल बी 2x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 3y प्लस 9। ये होगा। अब तो जीरो नहीं बचाइए। तो एक एक करके चेक किया। फॉर्म 1 केस 1 होमोजीनियस नहीं है, सीधा सीधा। दूसरा केस 2 a1 अपॉन b1 से a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, नहीं है। इसका रेशियो 2/3 है, इसका रेशियो 1/3 है, वो भी नहीं है। a2 प्लस b1 वो भी नहीं है। फिर क्या बचता है? फिर तो अपना यही प्रोसीजर बचता है। ठीक है, फिर तो x की जगह कैपिटल x प्लस h लिखो, y की जगह कैपिटल y प्लस k लिखो। तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस वाई अपॉन 3x माइनस 3y। ये हो गया। इसके आगे अपने आप सॉल्व करो। h के निकालने के लिए इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड वाला। थर्ड वाला सीधा सीधा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो इसमें तो हम dx अपॉन x थर्ड, ये खत्म हो गया था, dx अपॉन x बराबर dt अपॉन माइनस टी लिखा, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2t अपॉन 1 माइनस 3t, ये आ गया। इसके आगे सॉल्व कर लो अपने। फोर्थ वाले में ये ठीक है, ये 0 नहीं है बट ये 3 है, इसको अगर उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 15y प्लस 6। अब देखो ये दोनों 0 हो गया, तो अब ये केस 3 के अंडर फॉल हो रहा है, जिसमें हमारा प्रोसीजर क्या था कि टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, केस 3। तो कर लेना इंटीग्रेट, मैं तो तुम्हें ऐसी आंसर बता सकता हूँ, ये आ जाएगा 3xy प्लस इंटीग्रेट करके सीधा 15y स्क्वायर बाई 2 प्लस 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा फाइनली। मतलब दिस शॉर्ट, मतलब ये इतना छोटा है, अगर हमें समझ में आ जाए कि ये इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है तो यही आंसर हो गया हमारा। एंड दैट वी विल से इज फिफ्थ मेथड, एंड दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे IIT JEE के सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, तो उसी की बात करते। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ ऑर्डर 1 and degree 1 can be given as dy by dx plus px into y is equals to qx। मतलब एक y डैश का टर्म है, एक y का टर्म है, और दोनों के बीच में एडिशन साइन है। कोफिशिएंट जो है वो x के फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। एंड राइट हैंड साइड पे एक x का एक्सप्रेशन है। तो टोटल मिला के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में देयर विल बी 3 टर्म्स, ठीक है, देयर विल बी 3 टर्म। एक टर्म तो होगा dy बाई डी एक्स विद सम कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, प्लस फिर एक टर्म होगा y का विद सम कोफिशिएंट एज सॉरी मैंने क्या बोल दिया अभी, dy बाई डी एक्स विद सम कोफिशिएंट एज फंक्शन ऑफ x नॉट y, ये केवल x का फंक्शन होना चाहिए साथ में dy बाई डी एक्स के साथ में, प्लस y का टर्म विद सम कोफिशिएंट एज अगेन फंक्शन ऑफ x ओनली नॉट y, एंड प्लस एक फंक्शन ऑफ x। इस तरह का अगर इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लिया तो देयर इज अ सेट प्रोसीजर। अभी हम उस प्रोसीजर की तरफ जाएंगे एंड सीधा उसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बोला था कि अगर हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने y की जगह पे tx रखा या y बाई एक्स की जगह पे t रखा, और लास्ट में एक रिजल्ट आ गया, मतलब वो y बाई एक्स की जगह t रखने पे इफेक्टिवली क्या हुआ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ कुछ ऐसे होगा कि जो भी हम प्रोसीजर लगाएंगे उससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो फिर वो प्रोसीजर क्या है उस पे आते हैं हम। ठीक है, टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर
आई एफ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो इंटीग्रेट करवा दे वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेट हो जाए, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया, डी वाई बाई डी एक्स और वाई को एक तरफ लिखा, बाकी जो एक्स का फंक्शन बच गया उसको दूसरी तरफ लिखा, फिर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया। ऐसा करने के बाद जो वाई का कोफिशिएंट आया ये, ठीक है, विद साइन, अगर माइनस है तो माइनस भी पी एक्स में मिला लिया, उसको हमने इंटीग्रेट किया एंड ई की पावर में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया। डिफाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस एंड then multiply given differential equation with integrating factor. So this will imply, अगर हमने इस इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी मतलब पी एक्स ही लिखा है वैसे तो, जगह बचाने के लिए ऐसे लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी एक्स इंटू पी इंटू वाई, ये भी p का मतलब क्या है, p एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा है, इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ये हो गया। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने कैसे हेल्प किया हमें इंटीग्रेट करने के लिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा, वो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ की फॉर्म का बन जाएगा। जैसे y का डेरिवेटिव तो ये हो गया डी डी एक्स, और इस वाले टर्म का जो डेरिवेटिव है ये, ठीक है, वो ये पूरा हो गया डी डी एक्स, क्योंकि अगर e को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e का डेरिवेटिव आएगा e इंटू, फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है कि p को इंटीग्रेट किया फिर डिफ्रेंशिएट किया तो p आ जाएगा वापस, तो ये आ गया। तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो अगर एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ लिखा है तो वो तो एफ इंटू जी का डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं एफ इंटू जी, ये ठीक है, का डेरिवेटिव डी डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आ गया क्यू इंटू ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ये हो गया। अब हमने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन करने से इसके डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किया तो वापस से ये आ गया y इंटू ई रेज टू पावर पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई रेज टू पावर पी डी एक्स फिर डी एक्स। यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये सब तो देखो हमने समझाने के लिए लिखा। जैसे हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बोला था कि जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने बोलता कि बीच के स्टेप छोड़ दिए, सीधा लास्ट स्टेप पे पहुंचे कि एक तरफ डी एक्स अपॉन एक्स लिखा, दूसरी तरफ डी टी अपॉन माइनस टी करके लिखा, और माइनस टी से पहले जो भी राइट हैंड साइड आएगा उसमें वाई बाई एक्स को टी रख के जो एक्सप्रेशन आया वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये सब तो एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है, समझाने के लिए कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ताकि भूले ना। अदरवाइज अगर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई किया तो हम सीधा इसी स्टेप पे पहुंचेंगे। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गया तो फिर जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका कोफिशिएंट 1 बनाया, y को उसी की तरफ लिया जिधर डी वाई बाई डी एक्स है, जो राइट हैंड साइड पे होगा वो क्यू एक्स होगा। ये आइडेंटिफाई करने के बाद सीधा हम क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो इधर अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है, बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन फंक्शन क्यू एक्स क्या है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से क्या होगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब हमने इंटीग्रेट भी कर ही दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में
ई मिला के है, मतलब ई रेज टू पावर फिर पी डी एक्स जो है, मतलब पी का इंटीग्रेशन को ई की पावर लिखने के बाद जो टर्म आया वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और मतलब राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल ये आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लिखा, बाकी सबको दूसरी तरफ लिखा। अब जो बाकी सब दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसको हम कोशिश करेंगे वाई बाई एक्स के टर्म्स में क्या हम सारे वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आंसर इज़ हाँ तो वेल एंड गुड, फिर तो हमने वाई बाई एक्स को टी रख के आगे शुरू हो गए। वैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ किया, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करने के बाद ये ठीक है कुछ ऐसे टर्म आ जाए, मतलब न्यूमरेटर में एक y का टर्म है बस और कहीं y नहीं है, ये सब फंक्शन ऑफ x है, f1x, f2x, f3x, ठीक है। अगर एक y का टर्म होना चाहिए, y का टर्म भी मतलब ये नहीं कि ई रेस्ट पर y आ गया, ठीक है। अगर ई रेस्ट पर y आएगा तो उसको भी वो डायरेक्टली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, फिर वो कुछ सब्स्टिट्यूशन कर कर आके आ रहा होगा। बट जो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में एक y का टर्म, y का फंक्शन नहीं बोला, केवल y, और उसके साथ ऐसे फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो y वाला टर्म है इसको लेफ्ट पे ले गए, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो उन दोनों y को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो y, जितने भी y के मतलब y अगर आ रहा है एक से ज़्यादा जगह, तो उस y को कॉमन लेने के बाद जो है वो इस पूरे को लेफ्ट पे ले गए, फिर वो उस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अगर मान लिया ये नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एक बार इसको पलट दिया और dx अपॉन dy को देखा कि क्या ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, कि ये सारे अब y के फंक्शन हो जाए, एफ वाई, जी वाई, एच वाई, और न्यूमरेटर में केवल x का एक टर्म है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर मतलब कुछ भी नहीं, x और y का रोल इंटरचेंज हो गया, सब कुछ कैलकुलेशन वैसे ही चलेगा। कैलकुलेशन सारा वैसे ही होगा, बस x और y का रोल इंटरचेंज हो गया।